नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, हम लोगों ने जो है पहला टॉपिक 2 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लिया है। करीब 100 मिनट का लेक्चर है। आप सभी उसको ज़रूर देख लें, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उससे बाहर आएगा तो वो बहुत ही ज़्यादा किस्मत का खेल हो जाएगा। लेकिन ये है कि उसमें सारा क्रिस्प हमने निकाल के रख दिया है। ठीक है, हमने प्रायोरिटी बेसिस पे आपसे आपसे बोला था इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ में। जिसने अभी इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ नहीं देखे हैं, एक बार ज़रूर देख लें, उसको आइडिया लग जाएगा कि हम बेसिकली करना क्या चाहते हैं। तो इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ के अकॉर्डिंग हमने देखा था, पहला जो है सामाजिक आर्थिक धार्मिक पुनर्जागरण चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। और अब उसके बाद हम लोग करेंगे ट्राइबल एंड पीजेंट मूवमेंट्स। इसमें जो है ट्राइबल मूवमेंट भी करेंगे, अर्ली अपराइजिंग कुछ करेंगे, जैसे कि वेलुथम्पी हो गया, रिबेलियन हो गया, पॉलीगार रिबेलियन हो गया, उसको भी हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप सभी जिसने मिशन गुरुकुल सब्सक्राइब नहीं किया उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। कुछ चीज़ें फिर से बोलूँगा, नोट्स खुद से बनाएं। नोट्स आपके होते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आपको पीडीएफ सही टाइम पे मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने जो है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट कर दिया, उसको बहुत ही ज़रूर अच्छे से या मतलब मेमोराइज अच्छे से कर लें। साथ ही साथ क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर्स के काफ़ी ज़्यादा सॉल्व कीजिए। आप सभी को पहला चैप्टर पढ़ा दिया गया है। उसके बाद आप लोगों को लगता है कि अगर और कुछ बचा है तो आप सभी किसी भी स्पेक्ट्रम या किसी भी टेक्स्ट बुक से जा सकते हैं और साथ ही साथ क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है तो यार कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करना है, आपको ज्ञान नहीं दिखाना है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अर्ली अपराइजिंग में सबसे पहले ट्राइबल मूवमेंट्स पढ़ते हैं। ट्राइबल कौन होते हैं? बेसिकली मुझे कुछ चीज़ें आप लोग बताइए। सबसे पहले मैंने इसमें क्वेश्चन भी डाला है, सबसे पहले कि जनजातीय वर्ड सबसे पहले किसने यूज़ किया था। अगर आप सभी को पता है तो आप सभी कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा जनजातीय वर्ड किसने यूज़ करा था। ठीक है, उसके बाद ट्राइबल्स का कुछ स्टेटस होता है, हम उसको उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, ट्राइबल किसको कहते हैं? ट्राइबल जो है थोड़ा मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग होते थे, जो कि इनका एक अलग अपना कानून होता था। ये जगह बदल बदल कर झूम खेती आदि टाइप की ये चीज़ें करते थे। ठीक है, और इनका जो आर्थिक निर्भरता जिसको इकोनॉमिक डिपेंडेंस जिसको कहते हैं, सबसे ज़्यादा जंगलों पे था। तो इनका स्टेटस तो यही था। नॉर्थ ईस्ट को छोड़ दीजिए तो ये जो है सेंट्रल, देखिए ट्राइबल्स 2 जगह पे थे, एक सेंट्रल इंडिया में काफ़ी ज़्यादा है, एक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। तो नॉर्थ ईस्ट में तो ये मेजॉरिटी में थे, लेकिन सेंट्रल इंडिया में जो है ये माइनॉरिटी में काफ़ी ज़्यादा कन्वर्ट हो गए थे ब्रिटिशर्स के आने के बाद। उसके बाद ऐसे कुछ कारण थे, क्या थे वो कारण, काजेस क्या थे जिसके कारण जो है ये ट्राइबल मूवमेंट्स जो है स्टार्ट हुआ इंडिया में। सबसे पहले तो आप जान लीजिए लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट जितने भी थे, जमींदारी, मालवारी, रेयतवारी, सभी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे। अभी आपको मैं कभी पढ़ाऊंगा इसमें, अभी कोर्स में तो नहीं है, क्वेश्चंस भी नहीं आते, लेकिन मैं हिस्ट्री शुरू किया हूँ तो बाद में उसको एक्सटेंड करके मैं ख़त्म ज़रूर कर दूंगा। ठीक है, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। बेसिकली क्या थे वो सारे सिस्टम जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव थे। दिया तो गया था थ्योरी, रिकॉर्डों के थ्योरी के अकॉर्डिंग, दुनिया भर के थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है उसको जस्टिफाई करने के लिए किया गया था कि हमने कोई बेसिक फिलॉसफी रखी, उसके बेस पे ये मैकेनिज्म डेवलप किया। लेकिन सब कुछ खोखला था अगर उसको एनालाइज किया जाए। बेसिकली वो लैंड रेवेन्यू कितना मैक्सिमम ले पाए ब्रिटिश गवर्नमेंट, उसके लिए ही बनाया गया था। ठीक है, वो बाद में करेंगे। तो लैंड रेवेन्यू गवर्नमेंट मतलब सेटलमेंट जो है काफ़ी ज़्यादा ऑपरेसिव था, बहुत ही ज़्यादा हाई लैंड रेवेन्यू था, पहला चीज़। दूसरा, क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनके जो है ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस और उसको जो है काफ़ी कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए थे, तो उसका भी जो एक रिएक्शन हुआ था। और गवर्नमेंट ने काफ़ी एक्ट्स निकाले, जैसे गवर्नमेंट फॉरेस्ट एक्ट 1865, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 के थ्रू ये इस पे जंगलों पे मोनोपोली कर दी, फॉरेस्ट पे मोनोपोली कर दी। जो छोटे मोटे फॉरेस्ट प्रोड्यूस थे उस पर भी बैन लगा दिया कि अब उनके ऑर्डर के बिना इनका कोई उस पर जो है हक नहीं होगा। उसके अलावा क्या हुआ, नॉन ट्राइबल जो है उस एरिया में बहुत जाने लगे, जहाँ पे इनको भय हो गया कि इनकी संस्कृति जो है खतरे में, इनका कल्चर जो है डेंजर में है। और इन्होंने नॉन ट्राइबल्स जो है उस एरिया में जो बाहरी आए उनको एक वर्ड दिया डिकू। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिकू किसको बोला जाता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। जो नॉन ट्राइबल्स जो इन्फ्लक्स हुआ ट्राइबल एरिया में उसको बेसिकली डिकू कहा जाता है।
उसके बाद एक ब्रिटिशर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी कि उन्होंने जो इंडिया में लैंड प्रॉपर्टी थी उसको बेचने खरीदने के योग्य बना दिया। पहले क्या होता था कि मुगल पीरियड तक यहाँ पे जो है प्रॉपर्टी जो है बेची खरीदी नहीं जाती थी लैंड को, लेकिन इन्होंने जो है उसको मॉर्टगेज बना दिया और वो जो कि खरीदी बेची जा सकती थी, एक तरीके से मतलब आप समझ लो कमोडिटी बना दिया था। तो ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। तो ये सारी प्रॉब्लम थी। इसमें लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हो गया, क्रिश्चियन मिशनरी हो गया, गवर्नमेंट की मोनोपोली हो गई, इन्फ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल जिसको डिकू कहते हैं, वो मतलब उनसे जो प्रॉब्लम, उनको जो कल्चरल डेंजर, उनको कल्चर डेंजर में लगा उनका, उसके कारण उनका एक रिएक्शन हुआ। हमने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप उसको ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रीवियस जो लेक्चर का आंसर है वो मैं आपको जल्द ही प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में, ठीक है। इसको भी सॉल्व करते रहिएगा, एंगेज रहा करिए, जिससे हमारा भी इंटरेस्ट बना रहे, आपका भी इंटरेस्ट उतना ही बना रहे। तो क्वेश्चन एक है, देख लीजिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग ट्राइबल ड्यूरिंग 19th सेंचुरी। इसका पहला स्टेटमेंट है, नॉन फ्रंटियर ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूट 11% ऑफ टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। दूसरा है, कोंड संथल मुंडा वेयर फ्रंटियर ट्राइबल्स, ठीक है। इसमें बताइएगा। मैंने दूसरा क्वेश्चन है, ऑलरेडी आपसे पूछ लिया है, आदिवासी या जनजाति वर्ड जो है सबसे पहले किसने दिया था, ठीक है, इसको मुझे बताइएगा। अब हम आते हैं मूवमेंट पे। मूवमेंट में अगर आप बात करते हैं तो सबसे बड़ा मूवमेंट जो होता है, सबसे पहले जो आता है क्वेश्चन जिस पे, एक संथल मूवमेंट आता है, दूसरा मुंडा मूवमेंट आता है। संथल मूवमेंट के बारे में हम शुरुआत करते हैं। 1855-56 के आसपास ये हुआ था। संथल मूवमेंट का सब ईयर भी आ जाता है, तो ये अगर आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा 1855 से 56 के बीच में, ठीक है। ये बेसिकली क्रोनोलॉजी में आता है कि सेट कीजिए कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। इसका क्या कॉज क्या था, मैंने बताया ना, परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे 1793 में लगाया गया था। तो इसमें जो है ये एग्रीकल्चर सर्फ हो गए, बदल गए थे उसमें। उसके अलावा मनी लेंडर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ लाए, ठीक है, बहुत ही हाई रेट पे इंटरेस्ट रेट उन्होंने वसूला। साथ ही साथ जो है गवर्नमेंट जो है कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ निक्सस बना लिया, और मतलब कुल मिला के एक्सप्लॉयटेशन हर तरफ से होने लगा। तो एक तरफ से धैर्य उनका जवाब दे दिया। फिर क्या हुआ, फिर उनके अंदर विद्रोह की भावना उत्तेजित हुई, ठीक है। ये पहले तो एरिया क्या है, कहाँ कहाँ हुआ था, कई बार क्वेश्चन में एक स्टेटमेंट पूछ लिया जाता है। दमन को उस भूमि को बोलते हैं, ठीक है। ये बेसिकली भागलपुर से राजमहल तक का भूभाग संथल बाहुल्य क्षेत्र था। मतलब भागलपुर से राजमहल तक वहाँ पे मेजॉरिटी संथल्स पाए जाते थे। मैं डिस्ट्रिक्ट भी लिख दिया हूँ, बीरभूम, सिंहभूम, बांकुरा, मुंगेर, भागलपुर में भी आपसे एक बार दे दे। तो इसको दमन को कहा जाता था, ठीक है। इसके नेता कौन कौन थे, इसके नेता यूजुअली आप बुक्स में पाएंगे, सिद्धू कानू, 2 ही दिए रहते हैं, लेकिन भैरव चंद दोनों ये भी थे। मैं भी आपको दे दिया जाए कि इसके लीडर कौन है, 4 ऑप्शन में दे दिया जाए, एक में उसके बाद आल ऑफ द अबव बोल दिया जाए, तो उसका आंसर सिद्धू कानू भैरव चंद भी होगा, ठीक है। इन्होंने जो है भगनीडीह एक जगह है, वहाँ से जो है ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है इन्होंने वार छेड़ दिया, और इनका जो एम था, ये कंट्री का एक पूरा मतलब अधिकार चाहते थे, और उसके साथ ही अपनी एक गवर्नमेंट बनाना चाहते थे। इन्होंने एक मेजर बारो, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि संथल ने किसको हराया था। मेजर बारो उनका नाम था, मेजर बारो को उन्होंने हराया था, ठीक है। थोड़ा दिमाग में रख लीजिएगा, ये चीज़ें आ जाती है। 1856 में रिवेलियन जो है मतलब क्रश कर दिया गया था काफ़ी ज़्यादा। आप उसको कभी मतलब डिटेल में मैं तो नहीं कहूँगा कि इस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा तो डिटेल में 10,000 करीब संथल्स जो है मरे थे, और बहुत ही बड़ी आर्मी से एक बीच में लड़ाई हुई थी। तो उसमें जो है बात बहुत ही ब्रूटली इसको सप्रेस किया गया था। तो आपके काम का यहाँ 3 ही 4 चीज़ हैं। एक तो लीडर्स आपको जानना चाहिए, दूसरा चीज़ ये है कि ये एरिया कौन था, ईयर कौन था, ठीक है। यही आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद कोंड अपराइजिंग आ जाता है। कोंड कहाँ से रहते थे, तमिलनाडु से वेस्ट बंगाल के बीच में जो पूरा स्ट्रेच एक लाइन जाता है ईस्टर्न कोस्ट के से हिल एरिया से लेके, वहाँ पे ये कोंड जनजाति रहती थी। इनके जो नेता थे चक्र बिसोई थे।
इनको यंग राजा भी बोला जाता था। तो खोंड अपराइजिंग के जो नेता थे उनका नाम क्या था? चक्रा बिसोई। ठीक है, बेसिकली ये गवर्नमेंट जो है ह्यूमन सेक्रीफाइस को बैन, नरबली जिसको कहते हैं उसको बैन लगाना चाहती थी। नरबली जो है क्या करना चाहती थी? बैन लगाना चाहती थी। नरबली से बैन से रिलेटेड कौन सा अपराइजिंग था? खोंड अपराइजिंग था। ठीक है, और साथ ही साथ उन्होंने इसके लिए मारिया कमेटी को भी अपॉइंट किया था। अगर मारिया कमेटी आप याद रख सकती है तो बहुत ही अच्छा है। नरबली को खोंड लोगों के में जो प्रैक्टिस चल रही थी उसके अगेंस्ट जो है गवर्नमेंट ने बैन लगाया, जिसके कारण जो है ये उपद्रव शुरू हुआ। साथ ही साथ वही पुराने क्या है, कई हेफ्टी टैक्सेस होते थे, साथ इन्फ्लक्स हो जाता था बाहर से, तो इन लोगों को पसंद नहीं आता था क्योंकि ये मेन स्ट्रीम सोसाइटी से रिलेटेड नहीं थे। तो 1855 में चक्रा बिसोई जो है उनका पता नहीं लगा। उसके बाद कुछ दिनों बाद ये मूवमेंट जो है दब गया। ठीक है, इसमें दो चीज़ें देखिए, बहुत डिटेल में इन सब मूवमेंट्स के बारे में, अपराइजिंग्स के बारे में जानना नहीं जरूरी है। बस इसमें खोंड अपराइजिंग क्या है, नरबली से रिलेटेड है, और मारिया कमेटी और चक्रा बिसोई, बस इसमें इतना याद रख लीजिएगा, तब भी आपका काम बन जाएगा। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर्स पेपर देख लीजिए, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। फिर आते हैं, देखिए हमने क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा क्योंकि देखिए इसमें ज़्यादा फैक्ट्स हैं नहीं, सारे फैक्ट्स को हम बेसिकली थ्योरी के फॉर्म में ही आपको बता दे रहे हैं, हम ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगवा रहे हैं आपका। क्वेश्चन हम दे लेंगे, क्वेश्चन भी इसमें सीधे सीधे ही आते हैं, बट कई ढेर सारे होते हैं तो लोग कई बार जो होते हैं परेशान, अरे ये है, इतना है, कैसे याद होगा, क्या मतलब क्या किया जाए, खोंड को या रंपा कौन कौन सा याद करेंगे। लेकिन वही है, उसको हम सिस्टमेटिक वे में एक तरीके से आपको पढ़ा रहा है, तो जिससे आपको आपका काम आसान हो जाए। इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इससे ज़्यादा यार आएगा तो फिर भगवान की प्रार्थना करके पेपर देने जाना, पूजा पाठ शुरू कर दो, और कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मुंडा प्राइजिंग। एक चीज़ और है, आपको अगर लगता हो कि यार 1 घंटे में सर ने ख़त्म कर दिया, यूपीएससी का एग्ज़ाम है, 1 घंटे में कैसे ख़त्म कर सकते हैं, 1 घंटे में इतना बड़ा एग्ज़ाम, 1 घंटे में हम जान गए उसमें सब क्वेश्चन लगा ले, तो भैया मेरी बात नहीं मान रहे हो तो आप खुद जाके क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ये चीज़ें हम लोग भी सोचते थे कि यार इतना बड़ा एग्ज़ाम, उसमें 1 घंटे, जो सब पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं, नहीं, जो सब पढ़ रहे हैं वो सब ढंग से नहीं पढ़ रहे हैं यार, उनको हर चीज़ याद नहीं हो रही है, वही चीज़ आपको याद कर लेना है, वही चीज़ें आपको जो है प्रैक्टिस कर लेना है, तो आप उनसे ऑटोमेटिक आगे निकल जाओगे। चलिए मान लीजिए मैंने 12 इसमें पढ़ा है, अगर 12 को 12 याद कर लोगे तो आप समझ लो आपकी एक्यूरेसी 100% है। वही अगर एक आदमी भूल गया, उसकी एक्यूरेसी जो है 80%, 70% हो जाएगी, तो आप उनसे तभी आगे निकलोगे। आप 10 किताबों में भटकोगे, लास्ट में लौट के यही कहोगे कि यार इतना ही हमें पढ़ना है, इतना ही जानना है। और कुछ लोग जो है सोचते हैं कि जिसमें हमें राइटिंग करना है, मेंस भी लिखना है, तो देखो भाई अभी ये शुरुआत हुआ है, हम लोग मेंस की भी प्रैक्टिस करवाएंगे, उसमें बताएंगे कि ये सब चीज़ें उसमें ऐसे नहीं पढ़नी है कि एक एक आदमी के लिए अलग अलग से पढ़ोगे और अलग अलग से उनका काज लिखोगे, नहीं, मेंस में आपको केवल 2 ही पेज भरना है, वो अलग से पढ़ाया जाएगा। अभी इस पर फोकस रखो, कैसे आपको फैक्ट्स याद रखने हैं बस। चलिए ठीक है, मुंडा प्राइजिंग पे आते हैं। देखिए लीडरशिप की बात करते हैं, पहले तो हम एक चीज़ बता देते हैं आपको। लीडरशिप 2 तरीके से होती थी इन ट्राइबल्स की। एक होता था कि कोई भाई बाहर से आता था, बताता है देखो बाहर ये तुम्हारे खिलाफ अगेंस्ट इतना ख़राब हो रहा है। एक होता था अंदर से, तो ये बेसिकली भैरव सीधू कानू भैरव चांद, ये बाहर से एक लीडरशिप प्रोवाइड की थी। लेकिन ये जो मुंडा प्राइजिंग की बात आती है, जो इनका जो बिरसा मुंडा था, ये इन्हीं की सोसाइटी का था। अभी इसके बारे में बताऊंगा कि बिरसा मुंडा कहाँ कहाँ से क्या क्या सीखा था, ठीक है। लेकिन ये है कि इनका जो, इसीलिए मैं लिखा हूँ कि लीडरशिप इमर्ज फ्रॉम लोएस्ट रंग ऑफ द सोसाइटी, मतलब इनके सोसाइटी से ही ये उभरा था। एक सामान्य आदमी था जो कि नेता के पोजीशन पे पहुंच गया था। इसमें एक आता है खुटकटी सिस्टम होता है, जिसको कि सामूहिक खेती कहा जाता था। सामूहिक खेती का जो है प्रचलन था, लेकिन ये जमींदार, ठेकेदार, महाजनों ने, मतलब मनी लेंडर्स ने सामूहिक खेती की परंपरा को ही हमला बोल दिया, कहा कि अब ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। और मुंडो ने अपने सरदारों के नेतृत्व में इन लोगों के विरुद्ध आंदोलन शुरू किया। इनका यह विद्रोह सरदारी लड़ाई के नाम से भी हिट था। सरदारी लड़ाई है, मतलब ये बेसिकली अपने नेताओं को सरदार बोलते थे।
अपराइजिंग तो बहुत ही साल से होती थी, लेकिन मोस्ट फेमस जो है अपराइजिंग उनकी 1899 से 1900 के बीच में ही थी, जो कि बिरसा मुंडा के अंडर थी। उसने एक नया मतलब इसको मतलब एक नया डायरेक्शन दिया। बेसिकली बिरसा मुंडा कहता था कि उसको देवी शक्तियाँ प्राप्त है, मतलब उसको दवा का ज्ञान है, बीमारों को ठीक कर सकता है, गोलियों का जो है उसको असर नहीं होगा, भगवान का दूत बोलता था अपने आप को। तो मतलब आप समझते ही हैं यार कि अंधविश्वास काफ़ी ज़्यादा होता है किसी भी ट्राइबल, ये विलेज सोसाइटी में इतना अंधविश्वास होता है, ट्राइबल सोसाइटी तो मेन स्ट्रीम से बहुत ही दूर होती हैं, तो सोच लीजिए कितना उसमें अंधविश्वास होता है। तो इसी कारण जो है लोगों का भी विश्वास हुआ, खड़ा हो गए आर्मी के सामने, सेना के सामने। जब गोली लगती थी तो गिर गिर पड़ते थे, मर जाते थे, तो वहाँ पे देवी शक्ति काम नहीं करती थी। इसीलिए संथल वंथल हर ट्राइबल में उनके जो नेता हैं ये बोलते थे कि मेरे पास देवी शक्ति है। तो 10-10 हज़ार संथल भाई साहब लोग ऐसे ही ख़त्म हो गए, तीर धनुष से बंदूक के सामने लड़ने पहुँच गए थे। बाद में उन भैरव चांद, सीधू कानू, बिरसा मुंडा जी सभी लोग ऊपर चले गए इसी दावे में। तो एक चीज़ और जान लीजिए, मुंडा अपराइजिंग को ही उल्गखनी विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, ये मुंडा क्षेत्र है कहाँ? बेसिकली साउथ रांची का क्षेत्र होता है। ठीक है, यही वहाँ पे काफ़ी मूवमेंट्स उस टाइम पे होते थे। बेसिकली ये खुद ही जनजाति एरिया था, तो मूवमेंट्स भी उतने ही होते थे। साउथ रांची का क्षेत्र था, मुंडा अपराइजिंग्स वहाँ बहुत सालों से होती थी। मैंने बताया कि आपको कि ये बिरसा मुंडा के अंडर बहुत ही ज़्यादा मतलब फला फूला। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक स्टेटमेंट पूछ ले कि बिरसा मुंडा ने स्टार्ट किया था तो ये स्टेटमेंट गलत है। मतलब हाँ, लीडर तो वही था, मुंडा अपराइजिंग उसी से जोड़ी जाती है, लेकिन उस एरिया में उसके पहले भी कई अपराइजिंग जो है साउथ रांची एरिया में होते थे। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और मुंडा के बारे में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ। वैष्णवा जो सेक्ट था, वैष्णवाइट्स जो होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था। शुरुआत में क्रिश्चियन मिशनरीज के भी से भी इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन यह है कि काफ़ी चीज़ों विजन उसने वहीं से प्राप्त किया था। वो चाहता था कि मतलब हम भी एक आज़ाद लाइफ जिएं और जो भ्रष्ट प्रैक्टिसेज है, करप्ट प्रैक्टिसेज है, उसको दूर किया जाए। ये अपने आप को धरती आबा कहता था। धरती आबा मतलब और इसका एक मोनोथीज़म की ओर ज़्यादा जो है, मोनोथीज़म की ओर ज़्यादा झुकाव था। मोनोथीज़म तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया दिया था। पॉलीथीज़म, मोनोथीज़म मतलब एक भगवान, जिसको सिंग बोंग बोला है, सिंग बोंग की पूजा करने को बोला था। सिंग बोंग मतलब मोनोथीज़म ही होता है। कई लोग नहीं जानते हैं इसका मतलब, उनको लगता है कोई अलग सा भगवान है ये। नहीं, ऐसा नहीं है। सिंग बोंग मोनोथीज़म ही होता है। 1899 में क्रिसमस की शाम को इसने जो है, कुछ लोग जो है सेलिब्रेट कर रहे थे उस पे जो है सैल राकब हिल के पास जो है उस मतलब उन पर अटैक कर दिया। बाद में बिरसा मुंडा को जेल हुई, जहाँ पे ये 1908 वहाँ जहाँ पे इसकी 1900 में मृत्यु हो गई। बाद में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 लाकर ब्रिटिशर गवर्नमेंट ने जो है थोड़ा बहुत इनको रिलैक्सेशन दिया, इनको जमींदारी मतलब लैंड राइट दी, मतलब और थोड़ा बहुत मनी लेंडर के चंगुल से बचाया था। ठीक है, तो इसमें मुंडा अपराइजिंग में खुटकटी सिस्टम किससे रिलेटेड है? तो मुंडा अपराइजिंग याद कर लीजिएगा। उसके अलावा जो है याद रख लीजिएगा धरती आबा किसको कहते हैं। अगर उल्ग खनी विद्रोह पूछा जाएगा तो उसका भी आंसर जो है ये मुंडा मतलब विद्रोह से जोड़ा जाएगा। और बिरसा मुंडा को जानते ही हैं, उसके बारे में मैंने बता दिया। अगर स्टेटमेंट फॉर्म में आपसे पूछ लिया कि अपने आप को जो है थोड़ा भगवान का दूत या मतलब देवी शक्तियों से ओतप्रोत कुछ भी मानता था, तो ये बात बिल्कुल सही है। फिर आते हैं कोया रिवेलियन पे। कोया रिवेलियन जो है ईस्टर्न गोदावरी एरिया जो है आज के दिन में जो जिसको आंध्र प्रदेश कहा जाता है, थोड़ा बहुत उड़ीसा का मलकानगिरी जो क्षेत्र होता है, उड़ीसा का मलकानगिरी और आंध्र प्रदेश का जो है ट्रैक्ट गोदावरी के जो ईस्टर्न गोदावरी का जो क्षेत्र है उसको वहाँ पे जो है वहाँ पे कोया रिवेलियन हुआ था 1879-80 के आसपास। ईयर उतना नहीं याद है। इसके जो एक नेता हैं टोमासोरा, ये याद कर लीजिएगा थोड़ा सा, मतलब बार बार पढ़िएगा तो आपको ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। टोमासोरा जो है कोया रिवेलियन से हिट है। और ये एरिया कहाँ था? ये ईस्टर्न गोदावरी के आसपास का क्षेत्र और मालकानगिरी उड़ीसा के आसपास का क्षेत्र। ठीक है,
इतना देखिए, हम क्वेश्चन इसमें ज़्यादा नहीं बनाए हैं क्योंकि ये बेसिकली इसमें क्वेश्चन जो होता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आता है कि इसमें से कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था, कौन ये हुआ था, कौन लीडर था, उससे ज़्यादा इसमें होता नहीं है। जो जो क्वेश्चन है हम ऑलरेडी आपके सामने रख दिए हैं, आप देख लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा और आंसर करते रहिएगा। हम आपको आंसर की दे देंगे। हमको बहुत ही अच्छा लगता है जब सभी आंसर करते हैं, और मुझे कुछ नाम भी याद हैं और आप लोग बहुत ही अच्छा ट्राई कर रहे हैं, तो करते रहिए उसको। वो ज़रूर आपको एक ना एक दिन देखिएगा फ़ायदा ज़रूर देगा। ठीक है, फिर आते हैं कोल रिबेलियन। कोल रिबेलियन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं पता है कि एग्जामिनर्स को या पेपर सेटर को इससे क्या प्रेम है। मैंने देखा है कि कोल रिबेलियन कभी भी मैच इन द फॉलोइंग या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात आती है तो कोल रिबेलियन उसमें मैंने देखा ही होता है। तो याद कर लीजिए 1830 से 33 के बीच में छोटा नागपुर एरिया में कोल रिबेलियन हुआ था। इसके जो नेता लोग थे वो उसमें बुद्धो भगत और गंगा नारायण बहुत हिट थे। बुद्धो भगत जो है सबसे ज़्यादा हिट थे, उनको याद कर लीजिएगा। क्या नाम था? बुद्धो भगत। कोल रिबेलियन कब हुआ था? 1830 से 33 के बीच में। आपसे हो सकता है पूछ लिया, अहोम विद्रोह, कोल रिबेलियन, रंपा विद्रोह, इन सब के बीच में क्रोनोलॉजी सेट करिए। ठीक है, रीजन सबके बराबर थे। बार बार मैं वही चीज़ बोलूँगा, आप लोग भी बोर हो गए यार। वही बात है कि लैंड रेवेन्यू इन्फ्लक्स था, डिकू बाहर से आए थे। इसमें एक चीज़ जो है अलग था, जिसमें कि राइस से जो है एक शराब बनाते थे। शराब की बात आ जाती है तो देखिए, ये लॉकडाउन का पीरियड है, आप ही सोचिए 1-1 किलोमीटर लंबी लाइन हो जाती है। शराब से छेड़छाड़ नहीं पसंद करते थे ये लोग, तो शराब पे इन्होंने टैक्स लगा दिया था। कोल रिबेलियन के लिए सबसे बड़ा ये तात्कालिक कारण था। ठीक है, शराब ऐसी चीज़ होती ही है। फिर आते हैं रंपा रिबेलियन पे। 1879 के आसपास ये हुआ था, आंध्र प्रदेश में हुआ था, जिसको कि राजू रंपा ने शुरू किया था। मैं बाद में फिर एक चीज़ बताऊंगा, अभी से कुछ परेशान मत होइएगा। राजू रंपा 1879 में आंध्र प्रदेश में राजू रंपा के अंडर ये विद्रोह हुआ था। इसका काज क्या था? करप्शन था और फॉरेस्ट लॉज। वही सेम, मैंने एक ही जगह उसको क्लब करके ऊपर लिख दिया है। आपसे कोई भी अगर ऑप्शन में वो कॉजेज में आता है तो वो ऑप्शन का आपका वो स्टेटमेंट करेक्ट ही होना है। फिर आता है रामोसी रिबेलियन। रामोसी रिबेलियन का भी थोड़ा सा टाइम देख लीजिए, 1822, फिर 1825-26, फिर एक बार जाके 1875 के आसपास होता है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ उसको कहाँ हुआ। रामोसी रिबेलियन जो है वेस्टर्न घाट के आसपास हुआ। इसके नेता कौन थे? चित्तूर सिंह थे। ठीक है, इतने तो हिट थे, लेकिन एक नेता बहुत ही ज़्यादा हिट थे। मैंने इसमें लिखा नहीं, आप अपनी नोट्स में लिखिएगा, इसीलिए मैंने सोचा कि बाद में क्वेश्चन डालूंगा, लेकिन नहीं, बता भी देता हूँ कुछ कुछ। उसमें वासुदेव बलवंत फड़के का नाम आप लोगों ने सुना होगा। वासुदेव बलवंत फड़के जो है एक रिवोल्यूशनरी टाइप के थे। उन्होंने जो है बेसिकली क्या था कि गायकवाड़ लोगों का जो है उधर प्रभुत्व था, जिसको डोमिनेंस था। ब्रिटिशर्स आए, गायकवाड़ को हटा दिए, तो वो चीज़ इनको पसंद नहीं आया। ठीक है, ऑलरेडी भाई किसी चीज़ के साथ जो है आत्मीयता स्थापित कर लेते हैं और उनके इंटरनल मैटर में जो है हस्तक्षेप शुरू हो गया, तो बेसिकली इनको पसंद नहीं आया। तो इन्होंने जो है एक आर्मी बनाने का फैसला किया। आर्मी बनाने का फैसला तो किया, ये सब 1875 के आसपास हो रहा है। रामोसी रिबेलियन ऑलरेडी होता था, तो रामोसी ही ट्राइब को इन्होंने मोबिलाइज किया था। बाद में कोया कई ट्राइब्स को मोबिलाइज कर दिया था, लेकिन रामोसी बहुत ही हिट है। ठीक है, उन्होंने एक आर्मी बनाने का सोचा। आर्मी बनाने के लिए भैया पैसा चाहिए। पैसा आएगा कहाँ? तो सरकारी खजानों की लूटपाट शुरू कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा कुख्यात हो गए थे ब्रिटिशर्स के तौर पे। ब्रिटिशर्स पुलिस इनसे कांपती थी। क्या नाम था उनका? वासुदेव बलवंत फड़के। लेकिन बाद में वो जो है पकड़े गए। सोच सकते हैं ब्रिटिशर्स की क्रूरता इतनी हाई थी उस टाइम पे, इतनी कि इनके बचाव में कोई भी वकील, कोई भी पैरवी करने के लिए खड़ा तक नहीं हुआ था। तो रामोसी रिबेलियन 1822, 1825, 26 और एक 1875 के आसपास वासुदेव बलवंत फड़के, याद रख लीजिएगा। चित्तूर सिंह ने स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग लीडर यही थे। फिर आता है भील रिबेलियन। भील रिबेलियन की बारे में बात आती है तो भील जनजाति, जो देखिए जनजाति जहाँ रहती है वहीं पे रिबेलियन होगा भाई, दूसरी जगह जाके थोड़ी ना करने लगेंगे। उत्तर के जनजाति हैं तो चलो भाई दक्षिण में करें। जो जहाँ पे भील रिबेलियन महाराष्ट्र और राजस्थान ट्रैक्ट में पाए जाते हैं। अगर नहीं पता है तो फिर मैं बता ही देता हूँ। इन दोनों का जो एरिया था महाराष्ट्र और राजस्थान में, इसका भी एक बहुत बड़ा रीजन तक महाराष्ट्र में के जो है भील काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहते थे। 1818 के आसपास खान देश
अंग्रेजों के, इसको खान देश के आसपास नाम से भी बोला जाता था, मतलब अंग्रेजों के आधिपत्य में तो आ ही गया था, आप सब इसको जानते ही हैं। तो मतलब इनका बेसिकली यही था कि नई सरकार जो है इसमें हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया और जो है टैक्सेस बढ़ा दिए, डिकूज आने लगे। खानदेश भील भील रिविलियन से लिंक्ड है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो आगे चल के यही हुआ, विद्रोह हुआ। तो इसमें कोई बहुत भी नई चीज़ नहीं है, बस भील रिविलियन आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र और राजस्थान याद रखने की। इसी तरीके से राजस्थान में भी ये भीलों ने विद्रोह किया, उसका बहुत बड़ा रीजन था डाकन प्रथा। डाकन प्रथा ये बेसिकली क्या होता था? डाकन प्रथा पहले आपसे पूछ लिया जाएगा कि किससे रिलेटेड था, तो भील से रिलेटेड था। इसको शुरुआत मोतीलाल तेजावर ने किया था राजस्थान में। लेकिन डाकन प्रथा होता क्या है ये बता देता हूँ। इसमें कुछ औरतों को जो है जादूगरनी समझ के या डाकन समझकर भयंकर यातनाएं दी जाती थी, मतलब और सती प्रथा भी उनमें प्रचलित थी। तो मतलब यार ये बहुत ही इनह्यूमन टाइप का था। इतना जरूरी नहीं है कि यार ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कुछ हुए हैं तो जरूरी है कि वो अच्छे के लिए ही हुए हैं। उन्होंने हस्तक्षेप किया, उस पर बैन लगाया, तो भैया लोगों को पसंद ही नहीं आया। जब तक वो पीटे पाटे ना मारे ना, तब तक मानते ही नहीं थे। तो गवर्नमेंट का हस्तक्षेप, और एक हर समाज में एक जानते ही हैं एक ऐसा वर्ग होता है जिसकी एक होता है ना प्रेस्टीज, प्रिविलेज, वो चला जाता है, वो सिस्टम मतलब हट जाता है, तो वो बैन लग जाता है। जैसे सती में बहुत लोगों का जो है बैन हुआ था, तो बहुत लोगों का पैसा ख़त्म हो गया था। तो वो लोग चाहते थे कि भैया, वो लोगों को मोबिलाइज करते थे, पगलाते थे, उन लोगों को ब्रेन वॉश करते थे। तो वैसे ही इनके में भी था। डाकन सिस्टम पे गवर्नमेंट ने बैन लगाया तो खड़े हो गए। तो ये चीज़ें जो है मोतीलाल तेजावर के अंदर हुई थी। भील रिविलियन कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों इसमें सही है। फिर आते हैं पाइका रिविलियन। पाइका रिविलियन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाइका रिविलियन इसलिए इंपॉर्टेंट है तो क्यों इंपॉर्टेंट? 2 साल के पहले मोदी जी ने मन की बात में इसको बोला था। इसको फर्स्ट वार ऑफ द इंडिपेंडेंस भी बोला था उस टाइम पे। कब हुआ था? 1817 में। पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817। ये इंपॉर्टेंट है, मोदी जी जब बोल दिए तो इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ था? उड़ीसा में। इसके नेता कौन थे? जगबंधु थे, जगबंधु। अगर आपसे ऑप्शन में आ जाए कि पाइका विद्रोह कहाँ हुआ था, तो उसका आंसर होगा उड़ीसा में। पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? तो जगबंधु थे, ठीक है। वही अपना पुराना वो चीज़ आ जाता है इसमें भी। अब इसका कॉज क्या था? कि टैक्स बढ़ा दिए थे। टैक्स बढ़ा दिए तो भाई इनको पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया तो ये लोग भी जो है विद्रोह करने लग गए। बेसिकली पाइकों को पहले क्या होता है, लगान मुक्त भूमि प्राप्त होती थी जिसमें कोई लगान नहीं लगता था। ब्रिटिशर्स आए, सबसे पहले लगान रख दिए, ठीक है। फिर पाइक जो है, पाइकाज लोग जो हैं जगबंधु के नेतृत्व में विद्रोह कर दिए और अंग्रेजों को हरा दिए थे। कहाँ? पुरी में। पुरी में इन्होंने अंग्रेजों को हरा दिया था। फिर 1825 में इस विद्रोह को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया। तो पाइका विद्रोह इसलिए याद है कि इसको मोदी जी ने बोला था। इसके लीडर कौन थे? जगबंधु थे। उड़ीसा में ये हुआ था। फिर हम आते हैं अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू को जो है आंध्र प्रदेश में एक फोल्क हीरो के तौर पे जाना जाता है। तो बेसिकली ये आंध्र प्रदेश से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है। इन्होंने एक नया तकनीक अपनाया जो कि अपने आप में यूनिक था, गोरिल्ला वारफेयर। गोरिल्ला वारफेयर और किसने अपनाया था? गोरिल्ला वारफेयर मतलब अगर नाम आता है तो उसमें शिवाजी का नाम सबसे पहले आता था। तो इन्होंने नॉर्थ गोदावरी रीजन में जो है गोरिल्ला वारफेयर अपनाया था। ब्रिटिशर्स के इसमें बहुत ही पैसे खर्चा हुए थे इनको सप्रेस करने में। बेसिकली इसका तुरंत रीजन तो वही था जो मैंने ऊपर बताया था, लेकिन तात्कालिक कारण क्या था? उस एरिया से गवर्नमेंट जो है फॉरेस्ट रोड बनाने को प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही थी। उसके लिए उन्होंने बॉन्डेड लेबर जैसा मतलब सिचुएशन ला दिया था, अनपेड लेबर था, ठीक है। बेसिकली आप जानते हैं स्लेवरी ऑलरेडी बैन हो गई थी एलन बारो के टाइम पे, लेकिन इनडायरेक्टली सब कुछ चल रहा था। गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन सबका निक्सस था, तो अनपेड लेबर कोई बड़ी बात नहीं थी। आप लोग जानते ही अफ्रीका में और साउथ अमेरिका में मतलब नई सभ्य सोसाइटी ने इन लोगों ने क्या किया था सभ्यता के नाम पे, ठीक है। फिर इन्होंने भी वही क्लेम किया था, अल्लूरी सीताराम राजू ने भी, कि जो इनके पास एस्ट्रोलॉजिकल और हीलिंग पावर है, ये बुलेट प्रूफ है, इनको गोली का असर नहीं होता, भगवान ने इनको दैवीय शक्ति दिया है। ये सब घटनाएं 1920 के आसपास मतलब 1920 से 25 के आसपास की हैं, ठीक है। बाद में इनको पकड़ लिया गया और एग्जीक्यूट कर दिया गया।
तो इसमें एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि ब्रिटिशर्स के बहुत ही ज़्यादा पैसे खर्चे हो गए थे इनको इनके मूवमेंट और इनके उपद्रव को जो है सप्रेस करने में। फिर आता है ओराव मूवमेंट, जो है ताना भगत के द्वारा स्टार्ट किया गया था ओराव में, और 1914 में स्टार्ट किया गया था। 1914 ईयर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा भक्ति ट्रेडिशन से इन्फ्लुएंस था, ठीक है। ताना भगत मूवमेंट कंबाइंड in it themselves some element of संस्कृताइजेशन in order to well elevate their socio cultural status। संस्कृताइजेशन की बात आती है तो अपर कास्ट की प्रैक्टिस की बात आ जाती है। मतलब मान लीजिए संस्कृताइजेशन की बात आप लोगों को नहीं पता होगा कॉन्सेप्ट, तो आप हो सकता है सोसाइटी में पढ़े, जीएस पेपर 1 मेंस टाइम में यूपीएससी में पढ़ाया जाता है। उसमें संस्कृताइजेशन को कहते हैं कि जैसे लोअर कास्ट वाले जो होते हैं अपर कास्ट की प्रैक्टिस फॉलो करने लगते हैं, उनके सारे जो कर्म कांड ऐसा फॉलो करने लगते हैं जो जो करते हैं वो लोग, और अपने आप को समाज में ऊंचे स्तर पे प्रदर्शित करते हैं। तो ये काफ़ी हद तक उससे भी अपने आप को लिंक कर दिया था। इन्होंने कुछ लोगों को मसीहा कहना शुरू कर दिया था। उसमें कौन थे? बिरसा मुंडा थे या जर्मन कैसर विलियम टू। जर्मन कैसर विलियम टू क्यों कहा जाते थे? सबका देखिए स्वार्थ होता है। कैसर विलियम टू उस टाइम ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट थे। वर्ल्ड वार 1 अगर आप लोग पढ़ेंगे तो उसमें कैसर विलियम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में मतलब जाने की ज़रूरत नहीं थी या ज़रूरत नहीं है। तो इन्होंने उम्मीद किया था कि ये आएंगे फॉरेनर्स को यहाँ से भगा देंगे, लेकिन भाई कुछ मिथ चाहिए ना, कुछ मोटिवेशन के लिए मिथ होना ज़रूरी है। तो ये उम्मीद किए थे कैसर विलियम जर्मन के आएंगे, यहाँ से इनको आज़ाद कराएंगे। या बिरसा मुंडा को इसलिए यूज़ कर लेते थे कि बिरसा मुंडा के अवतार बताना चाहते थे अपने आप को। तो बेसिकली ओराव मूवमेंट में आपको 2-3 चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। ताना भगत ने स्टार्ट किया था 1914 में। आगे चलते हैं चेचू ट्राइबल मूवमेंट। चेचू ट्राइबल मूवमेंट जो है नल्लामाला डिस्ट्रिक्ट, जो कि कोडप्पा और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट के आसपास है, वहाँ पे स्टार्ट किया गया था। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम पे हुआ था। फॉरेस्ट सत्याग्रह मैं आपको नेशनल मूवमेंट पे बताऊंगा। नेशनल मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अगर कोई लिंक करने को आया कि उसके टाइम पे कौन सा ट्राइबल मूवमेंट था, तो उसको चेचू ट्राइबल मूवमेंट याद रखिएगा। नॉन कॉपरेशन याद रखिएगा, सिविल डिसोबीडियंस नहीं। सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे मैं दूसरा बताऊंगा। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम चेचू ट्राइबल मूवमेंट हुआ था। इसके जो है वेंकट पाया जो है लीडर थे। गांधी जी भी 1927 में ये एरिया देखने आए थे। चेचू ट्राइबल मूवमेंट, ठीक है। कोडप्पा और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट याद रखिएगा, नल्लामाला डिस्ट्रिक्ट जिसको बोलते हैं, वहाँ पे गांधी जी भी 1927 में आए थे। इसके लीडर कौन थे? वेंकट पाया थे। ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अपने आप को लिंक कर दिया था। अब आते हैं दूसरे ट्राइबल मूवमेंट पे। मतलब ट्राइबल मूवमेंट तो सब थे ही थे ये, लेकिन सेंट्रल इंडिया के थे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फ्रंटियर ट्राइब्स के। फ्रंटियर ट्राइब्स मतलब नॉर्थ ईस्ट एरिया पे, जहाँ पे ये मेजॉरिटी थे। इनकी कुछ स्पेशल मतलब समाज में कुछ स्पेशलिटी थी जो कि सेंट्रल ट्राइब से इनको कुछ डिफरेंट बनाती थी। ये चीज़ें आप लोग इसलिए दिमाग में रखिएगा कि हो सकता है डायरेक्ट आपसे, मैंने क्वेश्चन 1-2 जगह देखे हैं तभी ऐसे मैंने बनाने की कोशिश की है। कुछ आपसे स्टेटमेंट पूछ लिया जाएगा। स्टेटमेंट पूछने के बाद आप लोगों को अलग करना पड़ेगा कि इसमें डिफरेंस क्या था, ठीक है। तो देखते हैं मूवमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट वेयर बाई एंड लार्ज रिवोल्यूशनरी और रिवाइवलिस्ट रादर देन हैविंग संस्कृताइजेशन टेंडेंसी विच द प्लेन ट्राइब ऑफन इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। मैंने आपको बताया ओराव मतलब बेसिकली मेजॉरिटी तो वही थे, बाहरी थे। ट्राइब्स जो है माइनॉरिटी थी, ये इनको सप्रेस करते थे। तो उनको भी देख के लगता था कि हम समाज का स्टेटस को अपना बढ़ाएं, तो इसीलिए संस्कृताइजेशन का प्रैक्टिसेस होता था। उसमें संस्कृताइजेशन की टेंडेंसी होती थी। सारी प्रैक्टिसेस उनको फॉलो करके अपना सामाजिक स्तर वो सुधारना चाहते थे। लेकिन नॉर्थ ईस्ट एरिया की जब बात आती है तो वहाँ पे ये सारी टेंडेंसीज नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ये मेजॉरिटी थे। मेजॉरिटी अपने पर्टिकुलर रीजन में थे, ठीक है। और यहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी इन्फ्लुएंस भी बहुत ही ज़्यादा था, जो कि इनको मॉडर्नाइजेशन मतलब मॉडर्नाइज करने में काफ़ी लगे हुए थे। आप अभी भी देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिश्चियन जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में हैं। तो वहाँ पे क्रिश्चियन मिशनरी काफ़ी ज़्यादा थे, उनका इन्फ्लुएंस भी काफ़ी ज़्यादा था। और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने वाले भी काफ़ी ज़्यादा थे, ठीक है। ये 2 चीज़ें उसमें काफ़ी आप दिमाग में रखिएगा। हो सकता है आपको
डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले इस पे स्टेटमेंट बना के कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, ठीक है, ये ठीक है, आप उसको दिमाग में रख लीजिएगा। फिर आते हैं खासी अपराइजिंग पे, जो कि गारो खासी जयंती हेल जानते हैं मेघालय में इस समय है, ठीक है। बेसिकली क्या हुआ, बर्मीज वार हो ही रहा था, तो यहाँ पे ये रोड बनाए, उसके बाद इन्होंने उस एरिया को भी अधिग्रहित करना शुरू कर दिया। बर्मीज वार के कारण खासी अपराइजिंग हुआ, किसके अंडर, जो है तीरथ सिंह में, बाद में गौरव ने भी इनको ज्वाइन कर दिया था। तो इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, खासी अपराइजिंग जो है तीरथ सिंह के अंडर हुआ था। बस 1833 के आसपास इसको सप्रेस कर दिया गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कुकी मूवमेंट जो है कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? ये आप नेट से खोज के बताइए, या जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिखिए, आंसर दीजिए। कुका मूवमेंट, कुकी मूवमेंट दो डिफरेंट मूवमेंट है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग जो है कंफ्यूज रहते हैं पूरी लाइफ टाइम तक। कुकी मूवमेंट अलग है, कुका मूवमेंट अलग है। कुका मूवमेंट कहाँ था और कुकी मूवमेंट कहाँ था, दोनों बताइएगा मुझे। फिर आता है नागा मूवमेंट, रानी गैंडियू जो है उन्होंने स्टार्ट किया था। नागा मूवमेंट नाम जरूर है, लेकिन अपने दिमाग में बैठा लीजिए ये नागालैंड में नहीं हुआ था। पहली चीज, ये मणिपुर में हुआ था। इसको शुरुआत जदुनाग ने किया था। जदुनाग जो है रानी गैंडियू के पिता थे, इन्होंने इसको स्टार्ट किया था। और जदुनाग जो है काफ़ी नॉन वायलेंट मूवमेंट था। बाद में रानी गैंडियू जो है इसको जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जो है जोड़ दिया, और नॉन पेमेंट ऑफ हाउस टैक्स जो है, कर न चुकाने का भी जो है इन्होंने प्रैक्टिसेस स्टार्ट की, ठीक है। सिविल डिसोबीडियंस और नॉन कोऑपरेशन में डिफरेंस होता है, मैं नेशनल मूवमेंट के टाइम में आपको बताऊंगा। तो इन्होंने ऑपरेसिव लॉ के अगेंस्ट और नॉन पेमेंट ऑफ हाउस टैक्सेस जैसे मूवमेंट जो है चलाए थे। रानी गैंडियू याद करिएगा, फिर से याद कर लीजिएगा, ये जदोनाग ने स्टार्ट किया था। नागा मूवमेंट नागाओं ने नहीं शुरू, मतलब नागालैंड में नहीं शुरू किया गया था, मणिपुर में स्टार्ट हुआ था। जदोनाग जो है स्टार्ट किए थे, रानी गैंडियू ने इसको बहुत ही ज़्यादा फेमस बनाया था। अब क्वेश्चन है कि रानी गैंडियू को रानी किसने बोला था? क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें दीजिएगा, मैं अभी आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं बता दूंगा। वैसे ये इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जिसने दिया नाम दे दिया, जिसने नहीं दिया तो नहीं दिया। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको? आपको पता लगता है तो आप अपने आप से सर्च करके लिखिए, नहीं पता हो तो मैं तो आंसर दूंगा ही दूंगा इसका जो है बाद में PDF में। तब तक आप लोग खोजिए, कुछ आप मेहनत करिए, कुछ हम मेहनत करें, भाई दोनों साइड से मेहनत होता है। तो आप में भी जोश आता है, हम में भी जोश आता है। कुछ लोग आके देख के चले जाते हैं, ना तो कमेंट सेक्शन में कुछ बताते हैं, ना तो कुछ लाइक करते हैं। तो एक होता है कि जोश कम हो जाता है ना, तो जोश में आप भी रहिए, हम भी रहें, तभी जाके ये हिस्ट्री कंप्लीट होगी। मैं ज़रूर आप सबको कहता हूँ कि जिसने इस हिस्ट्री के लेक्चर्स को ख़त्म कर लिया, आप क्वेश्चन सॉल्व करिएगा इस सेक्शन से, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में जहाँ तक आपका ये मतलब EPFO में जहाँ तक है, आप किसी भी पेपर में देंगे आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे फिर से कंपेयर करवाना चाहता हूँ। क्या कंपेयर कराना चाहता हूँ? चेचू ट्राइबल मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के साथ जो है जुड़ा था, और रानी गैंडियू का जो है मूवमेंट, नागा मूवमेंट जिसको बोलते हैं, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जुड़ा था। कोई भी इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसीलिए मैं आपसे बोला था कि अभी मैं आपको जो है वापस इसको बताऊंगा। कुछ अपराइजिंग्स हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं। कुछ अपराइजिंग्स मतलब 1757 के प्लासी युद्ध के बाद, आप सभी उतना मैं पहले पढ़ाया नहीं तो, लेकिन ये जान लीजिए 1757 प्लासी का युद्ध और 1764 बक्सर का युद्ध के बाद जो ब्रिटिश डोमिनेंस इंडिया में हो गया। तो इसका दो प्रभाव पड़ा। एक इकोनॉमिक प्रेशर बहुत पड़ा, जो कि जमींदारी, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी प्रथा, मैं ज़रूर इसको बताऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, उसके बिना मॉडर्न हिस्ट्री नहीं चल पाएगी। इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन का चाहे सिलेबस में हो चाहे ना हो, मैं आपको सब पढ़ाऊंगा। ड्रेन थ्योरी, दादा भाई नौरोजी, वो सब पढ़ाऊंगा, लेकिन जो मेन टॉपिक है उसको ख़त्म करने के बाद। और एक था एरोजन ऑफ ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ सोसाइटी। पहले तो राजाओं को बदल दिया, उनका जो टैक्स लेने की प्रथा थी उसको बदल दिया, नया नया पैटर्न ला दिए, नए नए एक्ट्स ला दिए, तो जिसके कारण कई जो है अपराइजिंग्स हुई थी। ये ट्राइबल नहीं थी, इसलिए मैंने इसको अलग ही कैटेगरी में लिखा है। उसमें सबसे पहले आते हैं सन्यासी और फकीर।
तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं फ़कीर अपराइजिंग में। फ़कीर अपराइजिंग कहाँ स्टार्ट हुआ था? 1776-77 में बंगाल में स्टार्ट हुआ था। इसके जो नेता थे मजमू शाह और चिराग अली थे। ठीक है, मजमू शाह और चिराग अली। ठीक है, बेसिकली ये कौन थे? फ़कीर। फ़कीर ये जो वांडरिंग मुस्लिम रिलीजियस मेंडिकेंट्स थे, ये आर्म्स लेते थे। इसी सब पे जो है गवर्नमेंट जो है बैन लगा दी। एक तरीके से ये इलीगल कहा जाता था। तो इससे ये लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गए, दुखी हो गए, और उसके बाद जो है इंग्लिश फैक्ट्रीज़ पे जो है अटैक करना शुरू कर दिए। सामानों को जो है उनको मतलब अपने कब्जे में ले लिए। आर्म्स वगैरह जो है, एम्यूनिशन, गोला बारूद, सब कुछ लूट लिए। बाद में इसको काफ़ी ज़्यादा सप्रेस कर दिया गया। काफ़ी उस टाइम पे ब्रिटिशर्स नए नए इंडिया में आए थे, सप्रेस करने के लिए उन्होंने सारे फोर्स लगाए थे। बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा बहुत आप लोग देख लीजिएगा इसको और आंसर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। फिर हम लोग आते हैं सन्यासी अपराइजिंग। कहाँ हुआ था सन्यासी अपराइजिंग? बेसिकली बंगाल में सन्यासी भी हुआ था और फकीर भी हुआ था। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। आते हैं 1773 से 1800 के आसपास हुआ था। ये लोग कौन थे? मतलब ये लोग थे कौन? सन्यासी बेसिकली जो है शंकराचार्य के 10 संप्रदाय, मतलब अनुयायी जो थे, उनके फॉलोअर जो थे वो 10 संप्रदायों में बटे हुए थे। उसी 10 संप्रदायों में जो है एक सन्यासी संप्रदाय भी था। शंकराचार्य के संप्रदाय थे, अनुयायी जो थे उनके 10 संप्रदाय थे। एक संप्रदाय में सन्यासी भी थे जिनको गिरि संप्रदाय के नाम से भी बोला जाता था। ठीक है, किस संप्रदाय से? यहाँ मैंने शायद लिखा नहीं है, गिरि संप्रदाय लिख लीजिएगा आप लोग। गिरि संप्रदाय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली तीर्थ यात्रा पे जो है अंग्रेजों ने कर लगा दिया था, जिसके कारण ये बहुत ही असंतुष्ट हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा असंतुष्ट हो गए थे, और इन्होंने जो है विद्रोह कर दिया। ये बेसिकली सन्यासी लोग जो है नवाब के, मतलब अवध के भी नवाब और बंगाल के भी नवाब में एक टाइम था। ये थोड़ा बहुत आर्मी में भी भर्तियाँ होती थी इनकी, और ये काफ़ी ज़्यादा उपद्रवी टाइप के लोग थे। ठीक, कॉज भी मैंने लिख दिया है, ये भी लिख दिया है। और एक चीज़ इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है कि ये किसके टाइम पे सप्रेस किया गया था, किसने सप्रेस किया था? इसको वारेन हास्टिंग ने सप्रेस किया था। आप लोग लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सन्यासी अपराइजिंग इसमें इंपॉर्टेंट कब है, कब से कब तक हुआ था? 1773 से 1800। ठीक, काज क्या है? पिलग्रिमेज जो है उनके, मतलब तीर्थ यात्रा करने पर जो है कर लगा दिया था, और वारेन हास्टिंगस के टाइम पे मतलब इसको सप्रेस कर दिया गया था। एक क्वेश्चन मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, थीम ऑफ आनंद मठ, आनंद मठ की थीम क्या थी और आनंद मठ किसने लिखा था? 2 क्वेश्चन आप मेरा जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे तो आप बहुत चीज़ें जान लेंगे सन्यासी अपराइजिंग के बारे में। थोड़ा बहुत आप भी मेहनत कीजिए, नहीं तो आंसर मैं दूंगा ही दूंगा। और जहाँ भी प्रॉब्लम होगी आप मुझसे इस कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ उसको आंसर को पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, फिर मोपला रिविलियन आता है मालाबार रीजन में 1835 से 1921 में। मोपला यूजुअली अगर आप लोग मॉडर्न इंडिया पढ़े होंगे तो 1921 के आसपास खिलाफत मूवमेंट के टाइम पे मोपला मूवमेंट भी हुआ था। लेकिन मोपला मूवमेंट जो है 1921 में ही नहीं शुरू हुआ था, ये 1835 से लगातार चलता आया था। ठीक है, बेसिकली क्या था? ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी था और साथ ही साथ हिंदू लैंडलॉर्ड्स के, जमींदार के भी अगेंस्ट था। वो लोग बहुत ही अमीर होते थे बताया, और किसान जो है बहुत ही गरीब होते थे। तो ऑटोमेटिक है भाई, कोई भी अगर संघर्ष होता है तो उसका जो शुरुआत होता है या उसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक तंगी होती है। अगर आर्थिक तंगी नहीं हो तो समाज एकदम बराबर और खुशहाल हो जाएगा। आर्थिक तंगी को आप कोई भी रूप दे दो, आज के समाज में ही देख सकते हो यार, आर्थिक तंगी को रूप दे दिया जाता है, कई बार कम्युनल का, कई बार कास्ट का, कई बार कंट्रीज़ का। आर्थिक तंगी किसी के पास नहीं है तो सब खुशी खुशी रहेंगे। ठीक है, बेसिकली आर्थिक तंगी ही सबका पीछे मास्क है, मतलब आर्थिक तंगी पे ही मास्क लगा के हर कोई जो है इधर उधर भटकाता है। इसमें क्या था, मोपला लोग थे कौन? एक हैदर अली टीपू सुल्तान के टाइम जो है उसके पहले, मतलब पहले क्या था कि नाबूदरी ब्राह्मण और नायर चीफ और मोपला 3 लोग जो है बेसिकली उस एरिया में जो है
अपने इकोनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाते थे। हैदर अली और टीपू सुल्तान के टाइम पे नामबुदरी ब्राह्मण और नायर चीफ दोनों वहाँ से भाग गए, तो वहाँ पे जो है मोपला लोग ही अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है कंटिन्यू रखते थे और वहाँ पे प्रोड्यूस करते थे अपना क्रॉप्स वगैरह। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो ये दोनों लौट आए अपने प्रिविलेजेस लेके, खासकर ये प्रिविलेज क्लास थी वहाँ नामबुदरी ब्राह्मण और नायर चीफ। तब वहाँ पे और गवर्नमेंट ने इनके जन्मी मतलब ट्रेडिशनल राइट, जन्मी क्या होता है, कई बार आपसे पूछे व्हाट इज़ जन्मी, मतलब जन्मी का मतलब क्या होता है, 4 ऑप्शन दे देगा तो जान लीजिएगा ये ट्रेडिशनल राइट था। नंबूदरी ब्राह्मण और नायर चीफ ने ट्रेडिशनल राइट याद रखिए, ठीक है। बाद में गवर्नमेंट ने उनको मान लिया ट्रेडिशनल राइट, तो उसी के कारण जो है लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध जो है कई जो है अपराइजिंग्स हुई है। 1836 से 1854 के बीच में पहला फेज आया, दूसरा फेज 1882 और 85 के बीच में। ऐसे नहीं याद रखना है यार कि 1836-54 के बीच में पहला फेज आया, 1882-85 के दूसरा फेज, ऐसा कुछ भी नहीं याद है। दिमाग में रखना चाहिए कि 1835 के आसपास से स्टार्ट हुआ था, 1921-22 सब चला था, ठीक है। मोपला कहाँ था, मालाबार रीजन में था। खिलाफत मूवमेंट के टाइम में ये मूवमेंट जो है अपने आप में मर्ज कर दिया गया था खिलाफत के टाइम पे। और आपसे एक मैंने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे क्या मर्ज हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस के टाइम क्या मर्ज हुआ था, उसको आप लोग जरूर दिमाग में रख लीजिएगा। ये खिलाफत के टाइम पे ही अपने आप मर्ज कर दिया गया था। भगवान जाने के खिलाफत का जो काज है मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे ओटोमान एम्पायर के फ्यूचर को लेकर और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो ऑटोनॉमस फीचर को था उसको लेकर जो है काफ़ी ज़्यादा उसका बेसिक काज यही था। अब भगवान जाने ये बेचारे किसान जो है अनपढ़ किसान, उनको ये काज कितना ज़्यादा पता था, इनके तो अलग ही आर्थिक तंगी थी। तो बस मिलाते गए, एक बोगी थी, सबको बिठाते गए, कहते थे कि यूनिटी थी, भगवान जाने कितनी यूनिटी थी। ये पर्सनल व्यू है, उसको वैसे मत अदरवाइज मत लीजिएगा। मैं पढ़ाऊंगा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, खिलाफत मूवमेंट डिटेल में, ठीक है। अभी एंजाइटी ना हो जाए किसी को, करे ये तो बोल के निकल गया, क्वेश्चन तो बहुत आते हैं, वो सब चलेगा। फिर आते हैं वेलू थम्पी, दीवान वेलू थम्पी का रिबिलियन, विद्रोह कब हुआ था, ये 1805 के आसपास हुआ था, ठीक है। चला लंबा था। ये कहाँ का क्षेत्र था, तमिलनाडु का क्षेत्र था, ठीक है। यहाँ के दीवान थे वेला थम्पी जिसको कहा जाता था। ये बेसिकली दीवानशिप से इनको हटा दिया गया था और काफ़ी ज़्यादा बर्डन जो है सब्सिडियरी अलायंस के थ्रू काफ़ी ज़्यादा जो है इम्पोज कर दिया गया था। उसी के विरुद्ध ये जो है अपराइजिंग हुआ था। ये समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा हीरोइक मूवमेंट था। इन्होंने बहुत ही वैलर से जो है अंग्रेज़ों का सामना किया था और इनको चोट लग गई और इस जंगल में जाके इनकी मृत्यु हो गई। आप समझ सकते हैं क्रूरता अंग्रेज़ों की इतनी थी कि मरने के बाद भी जो है इनको जो है इनका जो डेड बॉडी था पूरे सोसाइटी में टहलाया गया था, एक मतलब लटका कर। तो आप समझ सकते हैं उस टाइम पे अंग्रेज़ कितने जो सभ्यता का पाठ पढ़ाते हैं दुनिया को कि हमने सभ्य बनाने के लिए दुनिया को, कितना ज़्यादा बर्बर थे। इतना बारबारिक जो है कोई भी होने के बाद अपने आप को सभ्य कैसे क्लेम कर सकता है, भगवान जाने। तो वेलाथम्पी जो है विद्रोह हमने देख लिया, ये 1805 के आसपास था। थोड़ा सा डेट में इसमें सुधार कर लीजिएगा। ये 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है। 1857 के विद्रोह का पूर्वगामी कहा जाता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ही हाई थी इसकी और बहुत ही ज़्यादा हीरोइक। इतना डिटेल में यहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हीरोइक जो है विद्रोह था ये। उसके बाद आता है पॉलीगार रिबेलियन। पॉलीगार रिबेलियन 1799 के आसपास से शुरू हुआ था, 1805 तक गया था। ये विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन, विजयनगर साम्राज्य के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, बहमनी विजयनगर, तो इतना ही काफ़ी है। विजयनगर साम्राज्य जान लीजिए, राजा कृष्णदेवराय संगम सालू तुलु वंश के राजा थे, ठीक है, इतना ही जान लीजिए। वो कभी मिडिवल हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री किसी और एग्जाम के लिए पढ़ाऊंगा तो उसमें ज़रूर बताऊंगा। विजयनगर एम्पायर के ये जो है पार्ट थे। ये बेसिकली जैसे राजपूत नॉर्थ इंडिया में थे, पॉलीगार जो है साउथ इंडिया में ही थे। नॉर्थ इंडिया में राजस्थान में जैसे राजपूत थे वैसे ही थे। ये राजा की जो है कुछ ज़मीन के बदले में एक सामंतवादी टाइप के थे कि मतलब कुछ ज़मीन के बदले में ये जो है मिलिट्री सर्विस प्रोवाइड करते थे। बाद में क्या हुआ, ब्रिटिशर्स आए, ट्रेडिशनल क्लास को बदल दिया। वैकल्पिक तौर पे इन्होंने अपनी रेवेन्यू लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम्स लाए और इनका जो प्रिविलेज पोजीशन था उसको हटा दिया और
कि अब टैक्स कौन और कोई और कलेक्ट करेगा, कैसे कलेक्ट करेगा, ये सब चीज़ें पूरी चेंज कर दिया। तो शुरू हो गया विद्रोह। कंपनी ने मतलब इसको बहुत ही बुरी तरीके से क्रश किया था, इसमें भी बहुत ही बुरी तरीके से मारा था। किसी का सर मतलब दीवार पे लड़ा के उनको मौत के घाट उतार दिया था, किसी का सर काट के पाइप से लटका दिया था। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा बर्बरता थी इसमें। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, साउथ इंडिया रेबिलियन किसको कहा जाता है? आप खोज के बताइएगा, ठीक है। 1857 के पूर्वगामी विद्रोह कई बार कहा जाता है, बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बन जाएगा, तो उसको याद रखिएगा, वेलुथम्पी के टाइम पे हुआ था। बट कई बार आप इधर उधर के एग्जाम में देखेंगे कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन बना देता है, तो इसलिए आप उसको थोड़ा सा दिमाग में रखिए। बेसिकली आपको बस वेलुथम्पी याद रखना है, तमिलनाडु याद रखना है, और ईयर 1805 के आसपास हुआ था। दीवान थे, ये दीवानशिप से हटा दिए गए थे, बस इतना याद रखना है। पॉलीगार मूवमेंट के बारे में आपको बस यही याद रखना है, विजयनगर एडमिनिस्ट्रेशन से बिलोंग करते थे और साउथ इंडिया में ही हुआ था। फिर आते हैं गडकरी विद्रोह। गडकरी और सावंतवादी विद्रोह, दो चीज़ें याद रख लीजिएगा, इसमें बस एक एरिया ही याद है करने का चीज़ है। ये कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गडकरी जी जानते ही हैं, इंडिया मतलब मंत्री हैं, कहाँ के हैं? महाराष्ट्र में, तो वहीं हुआ था। सावंतवादी भी वहीं की जाती है, महाराष्ट्र में हुआ था। फिर आता अहोम विद्रोह। अहम विद्रोह में दो चीज़ याद है, ये कहाँ से हुआ था? ये असम में हुआ था, और इसके नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद कुनार। कई बार आपसे चारों मतलब एक तरफ रिबेलियन दे देगा, एक साइड जो है आपको चार ऑप्शन दे देगा कि इसके नेता कौन थे। तो अहोम रिबेलियन के जो नेता थे गोमधर कुंवर और रूपचंद कोनार थे, और ये कब हुआ था? 1828 और 1833 के आसपास। एक चीज़ हमेशा याद रख लीजिएगा, जब भी बात आती है ट्राइबल अपराइजिंग की, तो सबसे ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है क्रोनोलॉजी सेट करने का। तो क्रोनोलॉजी सेट करने की बात आती है तो ज़रूर ही ईयर आप रटिए मत, लेकिन याद रख लीजिए कौन 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में हुआ था, कौन सेकंड हाफ में। कोई जैसे कोल विद्रोह 1833-30 के आसपास हुआ था, अहोम विद्रोह 1828 से 33 के बीच में हुआ था। तो कौन पहले स्टार्ट हुआ था, कौन बाद में स्टार्ट हुआ था, बस थोड़ा सा दिमाग में उसको बिठाना है। एग्जैक्ट ईयर आपसे मतलब पूछ भी लेगा तो आप उसमें देख के पैटर्न बता देंगे। एक आता है पागलपंथी विद्रोह। 1813 से 1831 के आसपास ये चला था। इसको शुरुआत किसने किया था? करम शाह ने किया था, लेकिन टीपू मीर के अंडर ये काफ़ी ज़्यादा हिट हुआ था। इसका एरिया क्या था? बंगाल था। पागलपंथी, टीपू मीर, लेकिन स्टार्ट करम शाह ने किया था। दोनों नाम इसमें इंपॉर्टेंट है, और ये बंगाल एरिया में था। एक क्वेश्चन है, पागलपंथी विद्रोह जो है किससे बिलोंग करता था? गारो से, भील से, गोंड से, कोल से? आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या आप लोग सारे क्वेश्चंस का और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मतलब ऐसे अपने पास आंसर रखिएगा। जब मैं आपको दूंगा तो मिला लीजिएगा, क्योंकि अभी ये कोई हमारी टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हुई है, हम साइट पे काम कर रहे हैं। आपको सारा टेस्ट वहीं पे मिल जाएगा, आप वहाँ पे टिक लगाओगे तो आपको विद एक्सप्लेनेशन आंसर भी मिल जाएगा। अभी तक के लिए हम लोगों का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही है, तो इतने पे काम कर रहे हैं, ठीक है। हम लोगों ने देख लिया सबसे पहले यहाँ पे आज क्या क्या देखा, ट्राइबल और पीजेंट मूवमेंट्स की बात करा। तो ट्राइबल मूवमेंट्स में हमने और अर्ली अपराइजिंग में दो चीज़ें देखी। ट्राइबल में दो पार्ट में देखा है, एक सेंट्रल ट्राइबल मूवमेंट एरिया के ट्राइबल मूवमेंट देखे, और एक फ्रंटियर एरिया के ट्राइबल मूवमेंट देखे, ठीक है। मेरे एक क्वेश्चन है कुकी मूवमेंट के बारे में भी मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद अर्ली अपराइजिंग मैंने देखी, फ़कीर देखी, सन्यासी देखी, मोपला देखी, उसके बाद जो है वेलुथम्पी की देखी, पोलीगौर देखी, रामोसी मैंने आपको ऊपर बता भी दिया, यहाँ पे भी एक बार मेंशन कर गया। गडकरी, सावंतवादी, होम रेबिलियन और पागलपंथी, ये चीज़ें जो है इम्पॉर्टेंट है। बाकी ऊपर मैंने आपको बताया है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्रोनोलॉजी से सेट होते हैं क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा। स्टेट पीसीएस में तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ईपीएफओ में, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा बहुत कहानियाँ जहाँ पे थी वो भी सुना दिया है। तो वीडियो लेक्चर इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर चीज़ आपको लिखना नहीं है। लिखने लगूंगा तो वो बुक बन जाएगी यार, तो मुझे बुक नहीं बनानी है ना, मुझे तो आपको क्रिस्प बताना है चीज़ों का। तो आप अपनी नोट्स बनाइए, उसमें लिख लीजिएगा, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में आए। जैसे अगर आ गया नरबली से रिलेटेड कौन था, चक्र बिसोई थे, खोंड अपराइजिंग था, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आप लोगों को खुद छांटना पड़ेगा कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे नहीं, वो हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं उसके लिए,
ठीक है, इस लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में हम आएंगे पीजेंट्स मूवमेंट को लेकर, और साथ ही साथ आपको हम लेबर मूवमेंट्स को भी बताएंगे, क्योंकि लेबर मूवमेंट्स तो आप लोगों के लिए एकदम समझ लीजिए गीता होना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि लेबर, आप लोग ईपीएफओ की तैयारी कर रहे हैं, आप अभी के लॉज भी पढ़ेंगे तो उसका जो एवोल्यूशन है, फैक्ट्री एक्ट, उस सब से आएगा, तो उसको बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा। साथ ही साथ लाइक कर दिया करिए, आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में जोश दिखना चाहिए, उससे हमको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा। तब तक के लिए वेट करिए अगले लेक्चर का, और इसको रिवाइज करते रहिए। जो पहला लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है, उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। याद रखिएगा, आपको 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा उन सब टॉपिक को देखने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया। आप क्वेश्चन लगाइए ना यार, आपको लगता हो कि सर ने 1 घंटे में ख़त्म कर दिया, अरे हम तो यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कैसे हो सकता है। आप क्वेश्चन लगाइए, उसमें प्रॉब्लम होगी तब मानिएगा ना कि आप लोग कम पढ़े हैं। या अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आप कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि मतलब हमें ये चीज़ समझ में नहीं आया, तो मैं उसको वापस रिपीट करूँगा, उसको और डिटेल में आप लोगों को समझाऊंगा। वो बेटर है कि आप वहीं ख़त्म कर लीजिए, ये सब जो चल रहा है यहीं ख़त्म कर लीजिए, उसको बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। 4-5 किताबों में आपको 10-10 घंटे 20-20 घंटे या आपके एक महीनों महीनों निकालने की ज़रूरत नहीं है, लोग निकालते भी हैं। तो जो गलतियाँ करते हैं लोग, उसको मैं करेक्ट करवा रहा हूँ। तब तक के लिए आप लोग रिवाइज कर लीजिए, इस लेक्चर को फॉलो करिए और अगले लेक्चर का वेट कर लीजिए। धन्यवाद।